गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ साथ अच्छे होने के साथ साथ आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? पता लगा बस खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो कि मैम ने बोला था कि हेल्थ का भी ध्यान इक्वली रखना है, पढ़ने का भी इक्वली रखना है, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं आज आपको एक बात बताऊं करंट अफेयर्स के बारे में, अगर हम बात करें आज करंट अफेयर्स के बारे में कि हम डेली डेली करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रहे हैं मैम। देखो, अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाओ, आप चाहते हो कि आपको पता लग जाए कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाने वाला है, तो उसके लिए जो रामबाण है वो क्या है, वो हो जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई जो एग्जामिनर है उसके हाथ में न्यूज़पेपर रहता है। एग्जामिनर जो है वो उसके हाथ में न्यूज़पेपर रहता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो अप टू डेट रहता है। आपकी तरह आलसी नहीं है कि चलो आज की क्लास छोड़ दी, कल देख लेंगे, अरे कोई बात नहीं परसों देख लेंगे, नहीं देखा तो क्या हो गया। वो ऐसा नहीं है, वो न्यूज़ देखता है, वो अप टू डेट रहता है ना? कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? अप टू डेट रहता है तो करंट से क्वेश्चन उठाता है, और करंट से ही क्वेश्चन उठा के वो रिलेट करता है। अगर कुछ भी करंट में चल रहा है उसी क्वेश्चन को वो रिलेट करके उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बैकग्राउंड से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, और फिर आप लोग कहते हो कि मैम क्वेश्चन कहाँ से आ गया। करंट अफेयर्स का पता लग गया ना कितना इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स मैं आपको ऐसे प्रेशराइज कर रही हूँ कि करंट अफेयर्स आपको मेरे से ही पढ़ना है, नहीं। आपको बस करंट अफेयर्स पढ़ना है, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ना है, लेकिन बस पढ़ना है। क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये है कि हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर सब लोग सक्सेसफुल हो जाए, और उसके लिए मार्गदर्शन करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। तो करंट अफेयर्स को इसीलिए सीरियसली लेके चलना है, रोज क्लास अटेंड करनी है, डेली अपडेट रहना है, क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज क्या है? आज है 10 जुलाई, तो देख लेते हैं 10 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली 10 कीर्ति चक्र एंड 26 शौर्य चक्र हैव बीन गिवन बाय हुम। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में 10 कीर्ति चक्र दिए गए और 26 शौर्य चक्र दिए गए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा दिए गए। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में किन्होंने दिए? ये कौन है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र दिए गए। अभी मैंने आपको बताया कि वो रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैम ये शौर्य चक्र कीर्ति चक्र है क्या, किसको दिए जाते हैं, कौन देता है, ये तो हमें पता चल गया। तो देखो फटाफट से जल्दी जल्दी से हम थोड़ी सी अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अवार्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में, जल्दी जल्दी देखेंगे अवार्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारत में दो तरीके के अवार्ड्स होते हैं, एक तो हो जाते हैं सिविलियन अवार्ड्स, एक तो हो जाते हैं क्या? सिविलियन अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स, और दूसरे हो जाते हैं मिलिट्री अवार्ड्स, मिलिट्री अवार्ड्स। अब जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स और मिलिट्री अवार्ड्स हैं, इनमें जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो हमारे जो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो 4 हो जाते हैं। 4 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? पहला होता है भारत रत्न, और आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारा भारत रत्न है ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद आ जाता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है इंडिया का। थर्ड पे आता है पद्म भूषण, एंड देन फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज पद्मश्री। पद्म श्री हो जाता है हमारा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब अगर हम बात करें मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में, तो मिलिट्री अवार्ड्स की दो कैटेगरीज होती है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। अब दो कैटेगरीज कौन सी होती है? एक तो होता है वॉर टाइम सिविलियन अवार्ड, वॉर टाइम, सॉरी गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। अगर वॉर किसी कंट्री के साथ चल रही होती है तो वॉर के टाइम पे बहादुरी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। और दूसरा होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अगर आपने बहादुरी करी है लेकिन वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपने कोई बहादुरी का काम किया है, तो आपको दिया जाएगा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब इनमें भी हम फटाफट देख लेते हैं, इनके ऑर्डर से ही मैं इनको लिख देती हूँ। इसमें जो हाईएस्ट होता है वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है,
4 टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है वो हमारा होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। सेकंड होता है हमारा महावीर चक्र। महावीर चक्र। एंड थर्ड इज वीर चक्र। मैम बात तो हम सूर्य चक्र और कीर्ति चक्र के बारे में कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो आते हैं हमारे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में। और जो हमारा पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? अशोक चक्र। अशोक चक्र। देन सेकंड इज कीर्ति चक्र, जो 10 लोगों को दिया गया अभी इसके अभी किसके द्वारा? हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा। एंड देन थर्ड इज शौर्य चक्र। ठीक है, और ये जो सारे अवार्ड्स हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? हमारी प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? फटाफट से आपने सारी चीजें ये देख ली है। आपके लिए आज का क्वेश्चन फॉर यू मुझे यहीं पे मिल गया। आप लोग मुझे बताओगे जो अशोक चक्र है, जो अशोक चक्र है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये कौन सी फीमेल थी जिनको फर्स्ट टाइम दिया गया था? किन फीमेल को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था? तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि ये जो 10 शौर्य चक्र और 26 कीर्ति चक्र दिए गए हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये ही नहीं, इनके अलावा आपसे कोई और भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसी बार 5 भारत रत्न भी दिए गए थे, तो हो सकता है भारत रत्न से कोई क्वेश्चन पूछ ले। अवार्ड से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने आपको सारे बता दिए किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट नाटो समिट ऑफ 2024? 2024 में नाटो समिट कौन होस्ट करने वाला है? तो ये कौन होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करने वाला है यूएसए। और यूएसए कहाँ पे होस्ट करेगा? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में यूएसए इसको होस्ट करने वाला है। अगर हम बात करें नाटो के बारे में, तो नाटो होता क्या है? तो नाटो क्या होता है? नाटो होता है क्या? नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक क्या है? ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ऐसा इनका ऐसे ये लोग ऐसे साइन करके रखते हैं कि अगर एक कंट्री पे किसी ने हमला कर दिया तो वो पूरी नाटो कंट्रीज पे हमला माना जाएगा। इसमें टोटल कंट्री है कितनी? 32 कंट्रीज हैं। अच्छा, कब स्टैब्लिश हुआ था ये? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 4 अप्रैल 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं इसके? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना इसमें 32 कंट्रीज है। तो लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? लेटेस्ट कंट्रीज की हो जाती है कौन सी? स्वीडन इसकी लेटेस्ट कंट्री हो जाती है। और सेक्रेटरी जनरल इसके कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं मार्क रूटे, इसके क्या हो जाते हैं? सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं। इस बार 2024 में इसकी समिट को कौन होस्ट कर रहा है? तो यूएसए इसको होस्ट कर रहा है। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली इन विच स्टेट अषाढ़ी बीज सेलिब्रेट एज न्यू ईयर? अभी हाल ही में अषाढ़ी बीज जो है ये न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया गया, यानी कि वहां का न्यू ईयर माना जाता है। इसको आपसे पूछ रहा है कहाँ का? तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात पर भी ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? गुजरात के कच्छ रीजन में। गुजरात के जो कच्छ रीजन है वहां पर ये सेलिब्रेट किया गया। वहां पर इसको क्या कहा जाता है? न्यू ईयर कहा जाता है, यानी कि नया साल कहा जाता है। कौन सेलिब्रेट करता है? तो गुजरात में कच्छ रीजन में जो कच्ची ट्राइब रहते हैं, जो कच्ची कम्युनिटी रहती है, और उस कम्युनिटी के द्वारा जो आषाढ़ी बीज है इसको न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बस क्या याद रखना है? जो आषाढ़ी बीज है वो कहाँ का न्यू ईयर है? वो न्यू ईयर है कहाँ का? राजस्थान के कच्छ रीजन का। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सिविलियर द लीगिन दी ऑनर? ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, आपसे पूछ रहा है कि इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा जी है ये क्या हो जाती है? ये HCL टेक की चेयरपर्सन है। HCL टेक की चेयर पर्सन हो जाती है। HCL टेक की चेयरपर्सन हो जाती है। इन्हें अभी हाल ही में जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सिविलियर द लीजन दी ऑनर, ये मतलब फ्रेंच में लिखा हुआ है, इससे सम्मानित इनको किया गया। भी 2024 में ही फेब में एक और व्यक्ति है, एक और इंडियन व्यक्ति है जिनको इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो कौन हो जाते हैं?
वो हो जाते हैं कौन? शशि थरूर जी। कौन हो जाते हैं? शशि थरूर जी। इनको भी अभी हाल ही में फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिविलियर द लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया। इसी को इसको हम वैसे इंग्लिश में अगर इसका नाम देखें तो क्या हो जाता है? इंग्लिश में अगर इस जो जो ये सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंग्लिश में इसका नाम देखें तो क्या हो जाता है? नाइट नाइट ऑफ लीजन नाइट ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर ऑनर ऑफ फ्रांस। ठीक है, इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। और फैब में 2024 फैब में इससे शशि थरूर जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू विपो अकॉर्डिंग टू विपो विच कंट्री फाइल मैक्सिमम जनरेटिव एआई पेटेंट? सबसे ज्यादा एआई पेटेंट किस कंट्री ने फाइल किए हैं? तो लास्ट जो डिकेड है, इस डिकेड में सबसे ज्यादा एआई जनरेटिव फाइल किए हैं किसने? चाइना ने लगभग 38,000, लगभग कितना? 38,000 पेटेंट्स फाइल किए हैं। ये क्या होता है? पेटेंट समझ रहे हो ना? पेटेंट क्या होता है? देखो, अगर मैंने किसी चीज की डिस्कवरी की और मैं चाहती हूँ कि मैंने किसी चीज की डिस्कवरी की तो उस पे मेरा हक है ना, तो मैं उस पे अपना पेटेंट फाइल कर दूंगी। यानी कि अब उस डिस्कवरी को कोई अगर किसी और ने भी बाद में चल के कर ली तो ऐसा नहीं है कि वो उसको अपना बना लेगा। मैंने पहले से ही अपना पेटेंट फाइल कर दिया, यानी कि एक तरीके से मेरा उसमें कॉपीराइट हो गया है। तो ऐसे एआई जनरेटिव्स के कितने सारे, लगभग 38,000 पेटेंट फाइल कर दिए हैं चाइना ने। और चाइना ने बात कौन सी कंट्री है? सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, और इंडिया इसमें आता है फिफ्थ नंबर पर। इंडिया कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। मैम ये तो ठीक है, चाइना ने कर दिए, लेकिन ये रिपोर्ट निकाली किसने है? ये वीपो क्या है? तो ये वीपो क्या हो जाता है? वीपो हो जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आप लोग जरा मुझे ये बता दो। अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ, इसके हेडक्वार्टर्स वही है जहाँ आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है मैम? हमें तो ये नहीं पता। जब आपको पता है ना, हमने लास्ट मंथ में शायद ना बहुत बार हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ा था, और आपको बिल्कुल रट गया था ना कि डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसके हेडक्वार्टर्स वही है जहाँ डब्ल्यूएचओ के है। क्या कह रहे हो मैम? 1 महीना हो गया, भूल गए हम तो। है ऐसा कह रहे हो क्या? कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? अच्छा, डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स भी वहीं पे है जहाँ जहाँ WIPO के हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? क्या ही किया जाए तुम्हारा। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाते हैं इसके हेडक्वार्टर्स। और सबसे ज्यादा एआई जो पेटेंट है वो किसने रजिस्टर करे हैं? वो करे हैं चाइना ने, लगभग 38,000। और इसमें इंडिया कौन से नंबर पे है? फिफ्थ नंबर पे है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं? रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज डिक्लेयर्ड मीका माइंस ऑफ विच स्टेट इज चाइल्ड लेबर फ्री? अच्छा, ये किसने? अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन जो है, उसने कहा है कि इस राज्य में जो मीका माइंस है अब वो चाइल्ड लेबर फ्री है, यानी कि उनमें बाल श्रम अब नहीं होता है। तो किस राज्य की मीका माइन, जो अभ्रक की माइन है, वो अब चाइल्ड लेबर फ्री है? तो ये किसकी हो जाती है? ये हो जाती है किसकी? झारखंड की। अब झारखंड में जो मीका माइंस है उनमें बाल श्रम अब नहीं होता है। तो अगर हम बात करें मीका के बारे में, ये मीका क्या होता है? ये होता है अभ्रक। इसका यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है मीका, यानी कि अभ्रक का। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। किसका? मीका का। ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर हो जाता है इंडिया मीका का। और अभी इंडिया का जो झारखंड है, वहां पर क्या हुआ है? अब बाल श्रम नहीं होता है झारखंड में, जो मीका माइंस है वहां पर। अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा मीका माइन है कहाँ? कोडरमा। जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है? अबंडेंस है वहां पे मीका की, यानी कि प्रचुर मात्रा में वहां पर मीका पाया जाता है।
अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिसेंटली इन न्यूज, जोरावर जोरावर अ लाइट टैंक डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में जोरावर जो लाइट टैंक है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के साथ मिलकर एल एंड टी कंपनी ने इस टैंक को बनाया है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी इसका आंसर हो जाएगा। और जो जोरावर टैंक है ये क्या है, आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि जो जोरावर है ये क्या है, तो ये एक लाइट टैंक है, यानी कि ये हाई एल्टीट्यूड पे भी काम कर सकता है, यानी कि लाइट है तो इसको आराम से, वरना तो टैंक को प्रॉब्लम होती है ना हाई एल्टीट्यूड पे ले जाने के लिए, अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे हमारा बैटलफील्ड है तो वहां पर, और इंडिया तो इतना डाइवर्स ज्योग्राफी है इंडिया की, तो वहां पर ले जाने में दिक्कत होती है अगर जो टैंक होते हैं उनको, इसीलिए अभी डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर ये लाइट लाइट जो टैंक है बनाया, जिससे इसको हाई एल्टीट्यूड पे अगर वॉर जैसी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पर आराम से इसको ले जाया जा सके। तो किसने बनाया, डीआरडीओ ने और एलएनटी ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन। अब ये कैसा ओपन हुआ मैम, तो ये ओपन कैसा हुआ, ये हुआ, क्या नाम हो जाता है इसका, सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 में। 24 में जो वुमेन सिंगल्स का टाइटल है किसने जीत लिया है, पहली बात होता कहाँ है, तो ये किसके अंडर आता है, फ्रांस के, तो ये कहाँ पर होता है, फ्रांस में होता है, जो सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो वुमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स दोनों ही टाइटल इंडियंस ने जीत लिए हैं। वुमेन सिंगल का टाइटल आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये किसने जीत लिया है, ये जीत लिया है तशनीम मीर ने, तशनीम मीर जी ने इसका वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है, और मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है थरुण मन्नेपली ने। इस मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है, मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है थरुण थरुण मल्लेपल्ली ने, मेन सिंगल्स का टाइटल्स में जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जो दोनों टाइटल जीत लिए गए वो इंडियंस के द्वारा जीते गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है ये, फ्रांस में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2024। जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड है 2024 के लिए, वो किसको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है किसको, चलो मैं हिंट देती हूँ, किसको मिलने वाला है, एकनाथ शिंदे जी को, एकनाथ शिंदे जी को। अब आप लोग मुझे ये बता दो, जो एकनाथ शिंदे जी है ये कहाँ के सीएम है, कहाँ के सीएम है, कहाँ के, महाराष्ट्र के, कहाँ के सीएम हो जाते हैं ये, महाराष्ट्र के। तो ये बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड किनको मिलने वाला है, ये आज यानी कि 10 जुलाई को दिया जाएगा, किसको, एकनाथ शिंदे जी को, यानी कि महाराष्ट्र को मिलने वाला है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड। क्यों मिलने वाला है, देखो एक कमीशन बनाया गया, जिसके जो हेड है, किसकी चेयरमैनशिप में कमीशन बनाया गया, पी जस्टिस पी साथी शिवम के द्वारा, जस्टिस पी साथी जो शिवम है, ये इसके क्या हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं इस कमीशन के। तो इनकी चेयरमैनशिप में ही कमीशन बनाया गया, और इन्होंने, ये क्या है, पहली बात ये है कौन, जिनको चेयरमैन बनाया गया, ये कौन है, अभी हाल ही में तो ये केरला के गवर्नर है, क्या हो जाते हैं अभी हाल ही में, अभी तो फिलहाल तो ये केरला के गवर्नर है, और ये हमारे फॉर्मर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। अब इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया, तो इन्होंने पाया कि जो महाराष्ट्र है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, किसके फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में काफी ज्यादा इनोवेटिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है, जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किया जाए, रूरल जो एरिया है, रूरल एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर है, फूड सेफ्टी है, सब इन सारे मामलों को लेकर जो महाराष्ट्र है वो काफी इनोवेटिव है, इसीलिए महाराष्ट्र को चुना गया बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड के लिए 2024 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हम यहाँ पे कमीशन की बात कर रहे हैं, और शायद कल एक कमीशन मैंने गलती से आपको उसका गलत आंसर पढ़ा दिया था, वो मैंने आंसर टिक गलत कर दिया था, और किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो जिसकी वजह से वो मेरी टीम की नजरों में आया, और इसी वजह से अब मुझे पता चला कि अच्छा वो मैंने आंसर गलती से उस पर गलत लगा दिया है। तो जिस भी बच्चे ने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। जो हाथरस कमीशन बना है उसके जो चेयरमैन है वो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी है। मैंने गलती से शायद जो सीपी राधाकृष्णन जी है उन पे लगा दिया, वो क्या थे गवर्नर है, वो कहाँ के, झारखंड के, और हेमंत सोरेन को अभी हाल ही में उन्होंने क्या दिलवाई है, शपथ दिलवाई है, तो उसका सही आंसर क्या है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज
हु वॉन द टाइटल ऑफ एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024? एशियन मेन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? अच्छा, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का नाम सुनते ही आपको तो याद आ गए होंगे ना, कौन? पंकज अडवाणी जी की इन्होंने जीत लिया है। क्योंकि हमें तो पता है ना मैम, बिलियर्ड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम तुक्का मार देते हैं इन पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्यादातर यही न्यूज में रहते हैं बिलियर्ड से रिलेटेड। लेकिन इनको हराकर ये एशियन चैंपियनशिप किसने जीत ली है? इनको हराकर ये एशियन चैंपियनशिप जीत ली है किसने? ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला जी ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। किसकी? मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और वुमेन्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। और जो वुमेन्स बिलियर्ड्स की चैंपियनशिप है वो जीत ली है किसने? चैंपियनशिप, जो विमेन्स बिलियर्ड चैंपियनशिप है वो जीत लिए है अनुपमा रामचंद्रन जी ने। किसको हराकर? इन्होंने हराया है, पंचिया चनोई। पंचिया चनोई, ये थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की हो जाती है ये। थाईलैंड की पंचे चनोइजी को हराकर अनुपमा रामचंद्र जी ने वुमेन्स बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है। और मेंस का किसने जीत लिया है? ध्रुव सितवाला जी ने। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ध्रुव सितवाला है और अनुपमा रामचंद्रम है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? बिलियर्ड से रिलेटेड है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन आज, क्या लाइन है? मेहनत कर मेह, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। अगर आप आज एफर्ट्स कर रहे हो, आप आज मेहनत कर रहे हो, अगर आप आज 10-10, 11-11 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, सारे एफर्ट्स कर रहे हो जितने एक एस्पिरेंट को करने चाहिए, तो आई एम डैम श्योर कि आपकी मेहनत आपको निराश नहीं करेगी। आपकी मेहनत आपको फल जरूर देगी, किसी ना किसी रूप में आपको फल जरूर देगी। आपने जो भी, आपको कभी कभी लगता होगा ना इतना पढ़ लिया, वेस्ट जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपने जो भी करा है ना, जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। और आपको ये एहसास हो जाएगा जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाओगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ऐसे आपको एहसास हो जाएगा कि जो भी आपने सीखा है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं जीवन में आपको काम आ ही जाएगा। इसीलिए ये तो हो गई सीखने की बात। इसीलिए, और इसीलिए जो आप मेहनत कर रहे हो वो भी आपको निराश नहीं करेगी। आपको वो ज़रूर फल मिलेगा उस मेहनत का। इसीलिए बस करना क्या है? शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।